मेरी बॉडी कोई बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था भी स्पोर्ट्स कर सकता हूँ। सब मुझे बोलते थे भी ये तो बहुत ढीला सा है, ये कहाँ स्पोर्ट्स करेगा। लेकिन बस ब्रदर के साथ जाता था तो उनकी हेल्प करता था, तो धीरे 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 वो इंटरेस्ट बढ़ा। तो बस वहीं से स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हो गई। कोच आपको कोई घोट के तो पिला नहीं देगा, तो करना तो आप नहीं है, और अपना होप अपने ऊपर रखो, क्योंकि कंपटीशन टाइम जब ग्राउंड में हो तो कोच आपके साथ नहीं है, वो बाहर बैठे हैं जी पोडियम बिल्कुल में। बिल्कुल। तो आपने ही ग्राउंड में वो करना है, तो अपना अपने ऊपर होप रखो। Welcome to the Garima Avtar show. In today's episode, I have with me Kirpal Singh Batth, who is a two-time South Asian Games champion in discus-throw. He broke the 25-year-old South Asian Games record in 2019, holds 30 national championship titles, and is the record holder in national games, interstate championships, and Federation Cup. He is also the Junior India record holder, Punjab state record holder, and has held the number one ranking in Asia in 2022 and the number one ranking in India for the last 7 years. Thanks for joining me, Kirpal Singh ji. Such a pleasure to have you on my show. थैंक यू मैम, थैंक यू आपका जी, आपने मुझे इस लायक समझा। आप अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताइए, आपकी स्पोर्ट्स जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैम मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई है मैम 8th स्टैंडर्ड में। मैं मतलब मेरे ब्रदर स्पोर्ट्स करते थे, स्कूल नेशनल तक खेले हैं वो, तो मैं उनके साथ ग्राउंड जाता था। तो बस वहाँ जाते जाते मेरा इंटरेस्ट बन गया। हालांकि था नहीं, मेरी बॉडी कोई बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था भी स्पोर्ट्स कर सकता हूँ। सब मुझे बोलते थे भी ये तो बहुत ढीला सा है, ये कहाँ स्पोर्ट्स करेगा। लेकिन बस ब्रदर के साथ जाता था तो उनकी हेल्प करता था, तो धीरे 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 वो इंटरेस्ट बढ़ा। तो बस वहीं से स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हो गई, तो बस फिर वहीं से अब तक चल रहे हैं। ऑसम। सो आपकी जर्नी में क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस मैम सबसे पहले तो यही था कि बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था कोई अकॉर्डिंग टू जो डिस्कस थ्रो के लिए। तो बॉडी जैसे थी नहीं मेरी, कि कोई बोलता ही नहीं था भी डिस्कस थ्रो भी कर सकता है। तो लेकिन वो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। और बट धीरे धीरे थोड़ा कुछ लोगों की जो टॉन्ट सुनने पड़ते थे, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन वही था, एक मन में जैसे एक बन सा गया था भी हाँ नहीं करना है तो यही करना है, तो बस उसके पीछे मैं लग गया। तो करते करते सबसे पहले मैंने हैमर थ्रो एक्चुअली स्टार्ट किया था, और बस वो ब्रदर की मैं डिस्कस ना आगे से वापस फेंकता था, उनको देता था, वापस करता था। तो वो मुझे थोड़ा आता था। तो हैमर थ्रो में एक्चुअली मैम क्या होता है, स्कूल में ना अंडर 14 में हैमर थ्रो नहीं होती। तो मुझे ब्रदर बोले चल तू डिस्कस लगा के देख स्कूल में। तो वहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया। तो फिर आगे स्टेट में गया, स्टेट में भी गोल्ड आया। हालांकि मैं डिस्कस की कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो बस वहाँ से डिस्कस थ्रो शुरू होती है। तो वो डिस्कस थ्रो में चलते चलते जब 2012 में मुझे बड़ा चैलेंज ये आया। पहले तो मैम उसमें एक अच्छी चीज़ भी थी, उसमें वो थी भी मैं 19 ईयर ओल्ड था और फर्स्ट इंडियन हूँ कि जिसने 59 मीटर थ्रो अचीव की थी सीनियर में। अंडर 19 था, लेकिन मैंने सीनियर गोल्ड मेडल मार लिया था 2012 में। लेकिन उसी टाइम मेरी उसी कंपटीशन में बैक की इंजरी हुई, बहुत सवेरियर इंजर हो गई। तो वो धीरे धीरे मैंने इंजरी में मतलब ट्रेनिंग करता रहा वो, क्योंकि वो ओलंपिक ईयर था। तो मैंने बी क्वालिफाई भी कर दिया था ओलंपिक का। तब ए बी क्वालिफाई होता था, तो मैंने बी क्वालिफाई भी डन कर दिया था। और ओलंपिक में अभी 4 महीने बचे थे, तो वो मैं ट्रेनिंग करता रहा। तो उसके ट्रेनिंग के दौरान मुझे वो इंजरी बढ़ गई, और वो मेरा एक्चुअली क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ने के कारण वो मेरे राइट साइड जो पैरालाइज हो गई। अभी भी मुझे याद आता है, तो वो चीज़ मुझे बोला नहीं जाता। तो वो 3-4 साल जब मुझे बेड पे निकालना पड़ा, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था उससे कम बैक करना, क्योंकि मैं फोक छोड़ चुका था कि उससे मतलब वो चैलेंज सबसे बड़ा था अब तक का लाइफ का। और उसी पीरियड के दौरान मेरे फादर एक्सपायर हो गए। जब मैंने दोबारा गेम शुरू करने का सोचा ही था अभी, तो उस टाइम फादर को कैंसर डिजीज हो गई, तो उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो वो फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये सब कुछ इंजरी, तो वो बहुत बड़ा एक फेज था। लेकिन उसमें से निकलने का मुझे एक ही मुझे आज लगता है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं था पता मैं कैसे निकलूंगा। मुझे था भी करना है तो कुछ करना है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे, वो एक फार्मर थे।
तो वो चाहते थे भी तू आगे जाए, क्यों कभी उन्होंने मुझे खेती नहीं सिखाई, कभी खेत में नहीं लेके गए। वो हमेशा शुरू से ये बोलते थे तुझे ये काम नहीं करवाना, तुझे कुछ बनाना है। तो बस मन में वही ठान ली भी अब करना है। तो मेरे मदर, मेरे ब्रदर सब बोले भी तू दोबारा गेम शुरू कर। तो बस उस चैलेंज मतलब मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने बस लग गया। तब डॉक्टर ने बोल दिया था अब तू गेम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बस मुझे था किसी तरह दोबारा पापा के लिए वो करना है। तो मैंने दोबारा स्टार्ट की और दोबारा अच्छा भी किया, बहुत अच्छा किया। अभी ऑसम, तक कंटिन्यू। सुपर सुपर। सो ये आपके चैलेंजेस और इस जर्नी से आपको बेस्ट लर्निंग क्या मिली है? बेस्ट लर्निंग मैम यही है, अभी किसी को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए किसी चीज से। क्योंकि एक बार तो मैं भी कर चुका था भी, नहीं अब क्यों कहीं नहीं हो। क्योंकि मैं जब जाता था ट्रेनिंग करने के लिए 1-2 दिन होती थी, तीसरे दिन वही पेन, दोबारा वही सेम सिचुएशन बन जाती थी बॉडी की। पर बस उस टाइम मन में नहीं था अभी ये हार नहीं माननी है, लेकिन बस एक था अभी करना है, तो करता रहा। लेकिन आज मैंने सीखा हूँ ये कि अगर हम समय कुछ, जब कोई बुरा समय आता है तो उसमें अगर बंदा एक बार बैठ जाता है ना, तो वो समय उसके ऊपर हावी हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत करता रहता है, कुछ ना कुछ ट्राई करता है, तो एक नेचर का रूल है, मेरा लॉ ऑफ नेचर है, वो नेचर भी साथ देने लग पड़ती है। आप सच मानिए, बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो बैक की इंजरी थी ना मैम, वो हाँ जी। कोई भी डॉक्टर नहीं बोल रहा था भी ये सही हो सकती है। क्योंकि राइट लेग मेरी मतलब 2-3 इंच का फर्क पड़ गया था साइज में, राइट लेग का। तो कोई ये भी नहीं बोलता था भी इसकी वो ये कैसे गेम करेगा, मुझे भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, मैं करता रहा और ये अपने आप ही पता नहीं कैसे ठीक हुई, भगवान ने किया, कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन थी पॉजिटिविटी थी मन में भी करना है। तो मैं तो यही सीखा हूँ भी, किसी भी तरह का अगर आता है, सबकी लाइफ में आता है मैम पूरा टाइम, तो बस रुकना नहीं चाहिए। कुछ अगर कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ रुकना भी चाहिए, शांत हो जाओ और बैठ जाओ, समय निकल जाएगा, फिर शुरू कर दो। कई सिचुएशन ऐसी होती है भी जाना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, कुछ करने से ही फिर आगे होगा। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं 4-5 साल बेड पे निकालने के बाद गेम में आ सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। कुछ मतलब बंदे को हार नहीं माननी चाहिए। यू नो, सुपर, बहुत आपने पते की बात बोली है। आपका रूटीन और ट्रेनिंग, जैसे आप बोल रहे थे कि आपने हार नहीं मानी और कॉन्स्टेंटली आप ट्रेनिंग करते रहे, सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपकी ट्रेनिंग किस टाइप का, आपका रूटीन क्या रहता था और किस टाइप से ट्रेनिंग रहती थी आपकी? जब स्कूल में था तब तो मैं रूटीन काफी टफ था, क्योंकि एक तो शुरू से लेके अभी तक मुझे कोई कोच नहीं मिला। मतलब मुझे खुद से ट्रेनिंग को सेल्फ कोच ही हूँ। अच्छा। क्योंकि 1-2 कोचेस के पास मैंने स्कूल टाइम में की, लेकिन उन्होंने मेरा थोड़ा गलत फायदा उठाया, तो मेरा उस चीज से मनसा उठ गया अभी ये। मतलब फिर मैंने खुद से ट्रेनिंग की, तब थोड़ा ऐसे आया भी 2012 तक तो इंजरी वगैरह आ गई। उसके बाद भी तो रूटीन ऐसी रही है मैम। स्कूल के टाइम में होती थी तो मैं 7 बजे स्कूल जाना होता था, तो मदर भी गुस्से होते थे, टाइम पे स्कूल जाना है, तो सुबह 3 बजे मुझे जाना पड़ता था ग्राउंड। सुबह ठंड होती थी चाहे गर्मी, 3 बजे जाना और 6:30 बजे तक वापस आना होता था। तो आके बस जो खाने को मिला खाकर और बस स्कूल पहुंच जाना, और स्कूल से आना 2:30-3 बजे, तो फिर 4 बजे ग्राउंड। फिर आके रात को मदर ने, तब थके होते थे, तो मदर ने फिर बोलना चलो अब होमवर्क करो, तो तब होमवर्क करना। जब स्कूल छूटा तो मुझे थोड़ा सांस आई। मैं स्कूल के बाद मुझे ये लगा मैं ठीक है, कुछ टाइम मेरे लिए खुद के बचे। अच्छा, राइट। तो अब तो रूटीन काफी देर से यही है। सुबह उठता हूँ मैम, तो मैं तो भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ, तो सुबह पहले मैं सबसे पहले काम मेरा यही होता है, नहा धो के मैं भगवान का नाम लेता हूँ, 15-20 मिनट आधा घंटा लगाता हूँ। तो उसके बाद मैं रेडी होकर ग्राउंड जाता हूँ, ग्राउंड से आके फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो अब मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ है, तो मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर शाम को फिर ग्राउंड जाता हूँ, तो ग्राउंड जाकर फिर वापस आता हूँ, फिर डिनर करके रेस्ट करता हूँ। ये मेरा ट्रेनिंग डेज है। मैं ट्रेनिंग डेज में मुझे कभी ये नहीं होता कि कहीं बाजार जाना है या कहीं, बस ग्राउंड, घर और ट्रेनिंग और घर, बस इसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोचता जब मैं सिंसियरली करता हूँ ट्रेनिंग। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर सिंसियरली है तो सब कुछ, क्योंकि हमारी जॉब है जैसे हर किसी की जॉब होती है, मतलब घर गए खाना किया, जॉब पे गए घर आए,
हमारी ये जॉब है और हमारी जॉब में हमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए रेस्ट की बहुत जरूरत है, तो इसके अलावा कुछ नहीं सोचता मैं ग्राउंड के अलावा। ग्राउंड घर। फैबुलस फैबुलस। अच्छा, कृपाल सिंह जी, आपने बीच में अभी मेंशन किया था आपके स्कूल के बारे में कुछ, जब आपने बोला कि कोचिंग के दौरान आई मीन लाइक आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, उसके कारण आपने नहीं किया। थोड़ा सा आप कुछ, अगर आप कंफर्टेबल हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, किस टाइप का एक्सपीरियंस? क्योंकि क्या होता है कि काफी, मतलब जैसे आपको समझ में आ गया था आपका, तो काफी टाइम मतलब यंगस्टर्स को समझ में नहीं आता है कि भाई तो किस टाइप के एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे जी जी उसके जी बारे में? जी। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे जैसे मैं हमारा स्पोर्ट्स विंग होते थे वहाँ, तो हमारे वहाँ जो गांव पट्टी शहर का मैं रहने वाला हूँ, तो तरन तारण के पास है, तो वहाँ के कोई स्पोर्ट्स विंग नहीं था। तो जब मैंने स्कूल में अच्छे 5-6 बार मैंने स्कूल नेशनल में कंटिन्यू गोल्ड, ऊपर से ऑफर आई कि मैं आपको स्पोर्ट्स विंग दिया जाएगा, स्पोर्ट्स विंग में जाना चाहेंगे, तो मुझे यही लगा भी अच्छी बात है, स्पोर्ट्स विंग में जाना चाहिए। जी तो जी। वहां पे हमारे ना एक सीनियर होते थे, मैं भी किसी का नाम मेंशन नहीं बिल्कुल करूंगा बिल्कुल मैं, बिल्कुल। तो वो बोले भी तू स्पोर्ट्स विंग यहीं पे ले आ, भी तू उनको बोल मुझे मेरे गांव में स्पोर्ट्स विंग दो और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो मुझे ये बात सही भी लगी, भी ठीक है, ये अच्छी बात है औरों की भी हेल्प। तो मैंने वो एप्लीकेशन दी, तो मुझे स्पोर्ट्स विंग वहीं पे मिल गया मेरे शहर में। तो मैं वहां पे ट्रेनिंग करने लगा, तो जो वो सीनियर थे वही कोच बन गए। और क्या हुआ, जो हमारी डाइट के पैसे आते थे, मैं तो मैम वहाँ घर पे ही रहता था, मेरा तो जी। उसी गांव में ही घर था जरा, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे अदर कहीं और से आए थे, तो उनको तो वहीं पे हॉस्टल में खाना चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। तो मेरा तो चल जाता था जैसे तैसे, मतलब घर पे रोट खाना खा लिया। एक तो मैं वेजिटेरियन था, मैं मुझे कोई बिल्कुल। वो नहीं था भी कोई किसी तरह की अलग डाइट, जो घर की डाइट थी मैं शुरू से वही खा रहा हूँ। तो ओ। वो क्या करते थे जो कोच बने, वो पैसा खाने लग पड़े, ठीक है। तो ओ। वो उनके बच्चों का पैसा भी खा गए और मेरा तो चलो खाना ही था। और चलो वो बात भी मैंने नहीं रखती मैम, जब स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने किसी शौक है, कोई पैशन है, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्या हुआ, भी हम जूनियर थे, बच्चे थे, तो हमें इतना नॉलेज नहीं। जैसे कोई अब स्कूल में कंपटीशन है, तो जरूरी है हम स्कूल तक ही खेलना है, हमें आगे भी जाना जी। चाहिए, मतलब ओपन में खेलना चाहिए। और बहुत से कंपटीशन होते हैं, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं सीनियर में मेडल ले सकता हूँ, कोर्स। तो मैं जूनियर हो तो बिल्कुल। सीनियर क्यों ना खेलूं। तो मैंने जैसे एक दो बार ट्राई किया खुद से, कि वहाँ सीनियर के ट्रायल हो रहे ऑफ थे, मैं कोर्स। ट्रायल दिए, ट्रायल में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वो कोच ने मुझे रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जाना, तुमने एक ही जगह यहीं पे कंसंट्रेशन करो। तो मैंने उनको बोला, सर भी मुझे बेनिफिट ही, अगर मैं सीनियर में मेडल लेके आ सकता हूँ तो जूनियर में तो आ ही जाएगा अपने आप, लेकिन वो सीनियर में जाने दो। तो उन्होंने एक दो बार मुझे रोक दिया। तो बाद में मुझे समझ आया भी ये तो यही चाहते हैं कि बस मैं यहीं पे रहूं और इनका खाना पानी चलता रहे बस। तो उसके बाद मैंने वो कोच को क्विट कर दिया वहीं से, तो फिर मैंने खुद से ट्रेनिंग की। और हम्म। आप बिलीव करो, मैं फिर मैं अंडर 16 ही था तब। तब मुझे सीनियर में मेडल आया, और मैं सीनियर कैंप में भी रहा बहुत ज्यादा साल। अंडर 16 में मुझे सीनियर कैंप मिल गया था 2008 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि आपको उस समय ऐसा रियलाइज हुआ। तो अगर आप अपने उस यंगर सेल्फ से मिलते हैं, जो आप 16 ईयर ओल्ड, जो जो स्ट्रगल कर रहा था उस मुकाम को पाने के लिए, जो आप ऑलरेडी अभी आज अचीव कर चुके हैं, तो आप उस आपके यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम यही एडवाइस दूंगा भी, कोई भी किसी भी तरह का होप अगर रखना है तो वो खुद से रखो। क्योंकि हो सकता है कोई भी आपके होप का फायदा उठा रहा हो, आपने किसी पे होप रखा हो, तो वो आपका फायदा उठा रहा है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, एक ब्लाइंड ट्रेनिंग मत करो, क्योंकि राइट। मैम एक्चुअली मेरे पास कोच नहीं था, तो मेरे दिमाग में एक होता था ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने उसमें बहुत इंजरीज भी खाई। सबसे बड़ी आपको मैंने बताया, ओलंपिक मिस हुई मेरी। तो वो वही ब्लाइंड ट्रेनिंग का ही था, क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता था, मुझे अपना ट्रेनिंग का ही पता, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो मैं यही बोलूंगा, कोच लो, राइट। लेकिन अपनी होप पूरे का पूरा कोच पे मत डालो। कोच का काम बिल्कुल। 30% है, 70% काम आपका खुद का है। अगर आपका अपने ऊपर होप नहीं है ना, तो कोच आपको कोई घोट के तो पिला नहीं देगा। तो करना तो आपने ही है। और
अपना होप अपने ऊपर रखो, क्योंकि कंपटीशन टाइम जब ग्राउंड में हो तो कोच आपके साथ नहीं है, वो बाहर बैठे हैं जी पोडियम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ही ग्राउंड में वो करना है, तो अपना अपने ऊपर होप रखो और किसी के ऊपर होप मत रखो। सुपर सुपर। सो एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए आपको लगता है किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? कुछ और आप एक दो चीजें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो आपको लगता है आपके जीवन में बहुत फायदेमंद रही हो, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैम शुरू से मैंने बहुत सी हारें भी देखी हैं और जीते भी देखी हैं, तो लेकिन मैं उस चीज को जीत हमेशा मानता था। मेरा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन मैं हमेशा देखता था। जब मैम इंजरी हुई थी ना मुझे, उसके बाद जब मैंने पहला कंपटीशन शुरू किया 1-2 महीने ट्रेनिंग करके, तो मुझे पता था वहां मेरा मेडल नहीं आएगा। कोई 5 साल का, 4 साल 5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, और उसके बाद जो करंट प्लेयर चल रहे हैं उनके साथ खेलना है, तो वो बहुत बड़ी अपने आप में एक बात होती है। तो मुझे पता था मेरा मेडल नहीं आएगा, लेकिन मैं उस टाइम जितनी थ्रो ग्राउंड में कर रहा था, मुझे सिर्फ एक ही बात थी मेरे दिमाग में कि मैंने इससे बेस्ट करके आनी है। मैंने अपने साथ खुद के साथ कंपटीशन किया, और मैं उस दिन से आज तक यही चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद से ही कंपटीशन करने जाता हूँ, जो मैं ग्राउंड में, अगर मेरा चाहे गोल्ड मेडल भी आता है और मैं अपनी ग्राउंड बेस्ट से वहां बेस्ट नहीं करता, तो आप सच मानिए मैं उतना, आप मेरी ना काफी वीडियोस भी निकाल के देखना, मेरा गोल्ड मेडल भी होगा लेकिन मैं कई गोल्ड मेडल लेकर भी खुश नहीं था। उसका कारण यही था कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो नहीं कर पाया। और आप मेरी 1-2 पुरानी वीडियो देखना जहां मैं मेडल में भी नहीं था और 8th पोजीशन पे था, जब नया नया मैंने दोबारा कमबैक किया, तो मैं वहां पे बहुत खुश होकर घर आया, क्योंकि मुझे था मैंने बेस्ट कर दिया, अब मेरी गाड़ी पटरी पे चल गई है, तो मैं जाऊंगा आगे। तो मैं इस चीज को हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि कंपटीशन सेल्फ से करो। अगर आप मान लीजिए मैं 60 मीटर थ्रो लगाता हूँ और एक कंपटीटर 50 मीटर लगा रहा है, अगर मेरा ध्यान मेरे ऊपर है, मैंने बेस्ट कर, तो मैं 61 करके आऊँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा ध्यान है भी वो कंपटीटर तो 50 वाले हैं, तो हो सकता है मैं 51 52 लगा के वापस आ जाऊँ। तो उसका लॉस किसका हुआ? मेरा खुद का ही हुआ, क्योंकि मुझे कंपटीटर अच्छे नहीं मिले, मैंने उनके हिसाब से कंपटीशन किया और मैं पीछे रह गया। मैंने मतलब अपना बेस्ट नहीं है, गोल्ड तो आ गया लेकिन मैं पीछे रह गया। लेकिन खुशी तो इस बात की है ना, 60 कर रहे हो तो 61 करो, चाहे 8th पोजीशन पे रहो, आउट ऑफ मेडल भी हो जाओ, तो अपने मन को सेटिस्फेक्शन तो होगी भी मैं अपने आप को जीत के आ गया। बेस्ट, मुझे ये चीज। नो ग्रेट ग्रेट। तो आपने जैसे अभी बताया, आपकी बेस्ट गेम मेमोरी क्या है? कुछ उसके बारे में बताइए। जैसे आपने बताया कि आपने इवन आप 8th पोजीशन पे थे तो भी आप बहुत खुश थे, और आपको गोल्ड मेडल मिला तो भी आपको उतनी खुशी नहीं थी, बिकॉज आपको लगा आपने अपना बेस्ट नहीं किया है। उसके अलावा कोई गेम मेमोरी कुछ बहुत जो आपको बहुत स्पेशल हो, कुछ उसके बारे में बताइए, जिससे आपको बहुत सीख भी मिली हो। एक्चुअली वैसे बहुत सी हैं, लेकिन एक जो मैंने जब दोबारा गेम शुरू की थी ना मैम 2015 में, तब 1-2 महीने हुए थे, तो मेरे फादर को एक्चुअली तब पता चल गया था, मुझे भी, उनको कैंसर है, तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो तब मेरे मेडल नहीं आया मेरा उस कंपटीशन में, तो उनको थोड़ा मैं देखता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे वो मेरे ऊपर करते थे भी इसको कुछ बनाना है। तो जैसे हमें डॉक्टर ने बोल दिया था भी अब इनके पास 2-4 महीने हैं, बस लास्ट है, तो 2-4 महीने तक है, तो मेरे मन में उस टाइम एक बात आई भी, चाहे एक खुशी इनको दोबारा देनी है मैंने, ठीक है। तो मैंने 3-4 महीने ना मैम, वो हॉस्पिटल में जाते थे जहाँ चंडीगढ़ में, हम पटियाला में उनके लिए फिर घर छोड़ के जहाँ पे किराए पे रहे, तो मैं भी ट्रेनिंग इधर ही करने लग पड़ा पटियाला में। तो मैंने, अब सच बता रहा हूँ, वो बड़ा एक जी गंदा सा फेस था वो, अभी भी आता है ना वो चीजें में, पापा को ऐसे देखना, और फिर पता भी था 3-4 महीने है मेरे पास, तो मैंने ट्रेनिंग करनी। 3-4 महीने बाद मुझे एक था भी, अब इनको एक मेडल तो देना है इनके हाथ में दोबारा। तो मैंने एक कंपटीशन था हमारा नवंबर 1-2 तारीख को, तो मैं खेलने गया और मैंने पूरा अपना बेस्ट किया, तो मेरा गोल्ड मेडल आ गया वहां पे दोबारा। बहुत देर बाद, 5-6 साल बाद मेरा फर्स्ट मेडल आया, गोल्ड मेडल। जी। तो वो जब मैंने आके पापा को दिया, वो मेरा 1-2 नवंबर की बात थी, मुझे अभी भी याद है। तो वो बहुत खुश हुए, वो बोले अब मुझे ऐसे मेडल पकड़ के बोले भी अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, गाड़ी चल पड़ी दोबारा से। और आप सच मानना, 15 तारीख को पापा का बर्थडे होता है, 15 नवंबर को,
और ये 3-4 नवंबर की बात थी जब मैं मेडल लेके आया, और 16 तारीख को पापा की डेथ होती है, बर्थडे के अगले दिन। तो वो मेरी एक बड़ी मेमोरी थी भी। मेरे मतलब वो बुरे दिन भी थे, लेकिन एक थी, मैंने जाते जाते अपने पिताजी को खुश कर दिया, एक मेडल तो दे दिया। बाकी तो बाद में बहुत मेडल लिए हैं, लेकिन वो मुझे हुआ भी जी, चलो भगवान ने मुझे इतना लाइक कर दिया कि मैंने जाते जाते उनको एक मेडल जरूर बहुत दिखाया, स्पेशल। गोल्ड मेडल दिखाया। सुपर सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। आपका फेवरेट एथलीट कौन है और आपको उनका सबसे क्या चीज अच्छी लगती है, और आपको उनके जीवन से मतलब आपको क्या प्रेरणा मिलती है आपके फेवरेट एथलीट से? मेरे मैम फेवरेट एथलीट हैं एलॉयटर। ये यूएसए के एथलीट हुए हैं, अच्छा। डिस्कस थ्रो के ही जी। हुए हैं, ये भी बड़ी बात राइट। है। और मेरे डिस्कस थ्रो के ही हैं। और इनका मैम मुझे पता भी पहली बार लाइफ में 2007 में पता चला था, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी। ओ। उस दिन एक छोटा सा ना, हमारे पंजाबी की अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, अच्छा। तो वो मैंने पढ़ा था, भी इनकी डेथ हो गई। तब तो मैं भूल गया, अभी चलो मैंने पढ़ा उनके बाद थोड़ा बहुत। तब 2010-11 की ये बात होगी, तब थोड़ा ना ये सोशल मीडिया एक्टिव हो गए थे लोग, मतलब यूट्यूब वगैरह हम भी देखने लग पड़े थे। तो मैंने तब इनकी स्टोरी पढ़ी गूगल पे, यूट्यूब पे। तो आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मतलब क्या ही थे वो एथलीट। मैं उनको आज भी फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को। मैं कभी उनको मिल नहीं पाया जिंदगी में, उस चीज़ की मुझे वो है, लेकिन 4 बार मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं कंटिन्यू, ठीक है। और 5वीं बार वो ओलंपिक में सिल्वर है। 5 मेडल उनके पास ओलंपिक के। और अच्छा, वाओ। 4 बार ओलंपिक गोल्ड है, और चारों बार ओलंपिक रिकॉर्ड है, और चारों बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चारों के चारों बार। ओ माय गॉड, मतलब अपना खुद का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है हर बार। खुद का रिकॉर्ड मैं 1956, 1960, 1964, 1968। और आप अभी आप बिलीव नहीं करोगे, 1968 के बाद उन्होंने गेम को रिटायर कर दिया गेम से। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, 1980 में उन्होंने फिर गेम शुरू की, और फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया। और 43 एज थी उनकी, और अपनी जी। 1968 में जैसे 64 थ्रो की थी उन्होंने बेस्ट, और 1980 में 69 मीटर थ्रो की। दोबारा से बीट कर दिया आपने खुद का ही मतलब खुद का हमारी रिकॉर्ड। गेम, जी जी, आप, मैं बिलीव नहीं कर सकता, 20 साल बाद एक बंदा आ रहा है, दोबारा कम बैक किया, और अपनी वो बेस्ट थ्रो में इतनी एज में, 43 एज बहुत हो जाती है। और मैम जब उनकी दूसरी ओलंपिक थी, तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ कार में, ओ। और उनकी जहाँ से जी। रिब्स टूट गई, और इनकी नेक में इंजरी हो गई। और उन्होंने ओलंपिक जो खेली, सेकंड ओलंपिक, वो ग्राउंड में ये नेक पैड यहाँ पे लगा के गए थे, और जहाँ पे भी बांध के गए थे, डॉक्टर ने उनको बोला था भी तुम बिल्कुल, लेकिन वो खेले, और उन्होंने निकाल दिया ग्राउंड में, ये वो भी निकाल दिया, वहां से भी स्पोर्ट निकाल दी। और उन्होंने वहां 5वीं थ्रो तक वो मेडल में नहीं थे, 5वीं थ्रो में उन्होंने मेडल लिया, रिकॉर्ड किया, गोल्ड लिया। और तीसरी ओलंपिक से पहले फिर इंजरी हुई उनकी, लेकिन वो फिर उठे, वाओ। फिर गोल्ड लिया, और चौथी ओलंपिक में गोल्ड लिया, और फिर 20 साल बाद फिर कम माय बैक किया। गॉड। मतलब क्या ही करियर था उनका। अगर आपको कभी टाइम लगे तो अमेजिंग। जरूर पढ़ना उनके बारे वेरी में। इंस्पायरिंग। एलॉयटर नाम है उनका। मैं उनसे यही सीखता हूँ, यही जो बात मैंने आपको बोली थी ना, मैं नेवर गिव अप। मैं उनसे ये सीखता हूँ कि उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब इतनी ग्रेट पेन थी उनके अंदर, और इतनी ग्रेट पेन में ओलंपिक में परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं, मैंने इंजरी नहीं से नहीं, बात रिकवर होके पेन में ही गए हैं ओलंपिक, और ओलंपिक ऐसे ही जीत के भी हैं। बहुत बड़ी बात थी। मैं उनको अपना मतलब रोल मॉडल मानता हूँ। ऑसम ऑसम। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा। अभी एक तो ये समाज हमने सब देखा है, कोरोना टाइम भी आया है, बहुत एक बुरे टाइम से दुनिया निकल रही है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा भी खुश रहो, और जितना हो सकता है खुशियां बांटो, और दुख भी बांटो अपनों के साथ। और एक अच्छी सोच से मतलब चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है, तो हमको सब बुरे ही लगेंगे। और हम अगर पॉजिटिव नहीं है, तो अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो हमें ऐसा लगे सबके सब नेगेटिव लोग हैं यहाँ पे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, तो आप सच मानना, मैं जब किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो
मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में अच्छा सोचता नहीं है, लेकिन मेरा खुद का जरूर अच्छा ही होता है। मैंने किसी का मतलब बुरा तक सोचा नहीं, और मैं अभी भी भगवान से यही मांगता हूँ कि मुझे ऐसी सोच मत देना कि मैं किसी भी कारण कहीं भी कोई बुरा सोचूं किसी के लिए, और किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ूं, ऐसा मुझे मत बनाना। मुझे ऐसा ही बनाना कि मैं अपनी हिम्मत से आगे बढ़ूं, और मैं इस चीज को कभी मत भूलूं भी ये जो दिया है भगवान का दिया है सब कुछ, और किसी का बुरा सोचूं ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो लास्ट जो पीरियड देखा हमने, कोरोना टाइम देखा है, और जो अभी दुनिया में हम सुनने आ रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत छोटी सी जिंदगी है। या कल का किसी को कुछ नहीं पता, आने वाले टाइम का नहीं पता, अगले पल का नहीं पता। तो मुझे खुश रहना चाहिए और सबके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। स्पेशली जो भगवान ने आपको रिलेटिव्स दिए हैं, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर, आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जितना टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहिए करो। अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यही मेमोरीज हैं। और कुछ नहीं है लाइफ में। कितना भी अचीव कर लो, एक दिन बिल्कुल सबने यहाँ से जाना है। तो अचीव करो, बहुत कुछ करो, लेकिन किसी की बद्दुआ अचीव मत करो, अच्छा अचीव करो। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, एकदम बहुत बढ़िया मैसेज है, थैंक यू सो मच। और आपका ये WJs क्या है, आपने बताया आपकी खुद की इलेक्ट्रिकल शॉप, लाइटिंग जी शॉप जी, है। फैंसी लाइटिंग शॉप है मैम हमारी। तो कहाँ पे है ये शॉप आपकी? ये पटियाला में है मैम, और अच्छा, जीरपुर में है जी। आप कभी आना। जरूर जरूर। और मैं अपने दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी आपकी शॉप को जरूर विजिट करें पटियाला में। थैंक यू सो मच, जी, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत। आप हम को मतलब प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हो, लोगों के सामने लेके आते हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कोई किसी के लिए सोचता। आप स्पोर्ट्समैन है, आपका पेज फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप स्पोर्ट्समैन को इतना एनकरेज करते हो, मतलब ये भी एक तरह का हौसला देने होता है मैम। ये बहुत बहुत जरूरत है स्पोर्ट्स पर्सन को इस चीज की। तो आप ये काम कर रहे हो, तो मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. I really appreciate that. I really appreciate that. Thank you all. Thank you all for listening to today's episode with your host Garima Avtar. See you in the next one. Have a great day. Bye.